हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के क्वेश्चन। यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग सब लोग आ जाओ। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग जो है तो अपना शुरू करेंगे पढ़ाई। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, इसके बाद चलिए देखते हैं। आप लोग भी देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए शुरू करिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आग, बयार, पंख और अक्षर। नेट सितंबर 2022 प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट करिए। कुछ सेकंड का हम समय दे रहे हैं। हो गया। इसमें होगा डी नंबर, अक्षर हमारा होगा सही, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। इनमें से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है तो बताइएगा। संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। अरबी जो है वो नहीं है। सी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है यूनानी, प्राकृत, लैटिन, तुर्की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तुर्की भाषा को शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से सब तत्सम शब्द नहीं है आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। तो राय जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राय जो है वो हमारा तत्सम शब्द नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है, ठीक है। भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में मार्च में, ठीक है। खालिकवारी, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन और मृगावती। तो चारों में से आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है खालिकवारी, ठीक। खालिकवारी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर है प्रथम राज्य भाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। प्रथम राज्य भाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी, जवाब दीजिए। इसका जवाब आप लोग बताओ, ठीक करो, क्या होगा। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ था, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 जून, बताओ आप लोग, 7 जून 1955, ठीक है। डी नंबर। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी। बघेली बोली जो है वो किससे हुई थी, सौशेनी, मागधी, अर्धमागधी और प्राचार्य। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्धमागधी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है, संघर्षी व्यंजन कौन सी है बताइए। ये हो जाएगी सा या ना या झा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा झा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में दबा आवाज गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर आरक्षित नहीं होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए, बताइए कौन कौन सा होगा। जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल बी हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, ठीक। फिर स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आपात गति से मुख विवर से निकलती है, ये भी सही है। और 5वां नंबर है मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तत्व है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तत्व है। तो क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे संपर्क क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेट करके आप लोग बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हम सी नंबर के साथ जाएंगे। 2, 3 और 5 क्रिया के मूल अंक को धातु कहते हैं, ये सही है। और जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय का विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ये सही है। और जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विशेष सूची को 1 से 2 से मिलान करिए। तत्पुरुष समास यथामति, द्वंद्व समास शिवालय, सॉरी द्वंद्व समास होगा लवकुश, लब और कुश, द्वंद्व समास लवकुश। अव्ययी भाव समास शिवालय, सही है। बहुव्रीहि समास चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। कौन सा 11 नंबर है ना क्वेश्चन, नहीं। तत्पुरुष समास का होगा शिवालय, द्वंद्व समास लवकुश, द्वंद्व समास लवकुश। और अव्ययी भाव समास यथामति है, बहुव्रीहि का होगा चक्रपाणी। डी नंबर इसका सही आंसर है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव, काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नारेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। इन सभी को क्रमशः लगाना है कि कौन पहले आया कौन बाद में, कब किसकी स्थापना की गई थी।
तो इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर। पहले हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, फिर आ जाएंगे आज महाराष्ट्रीय साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित सुधार लिपि, फिर होगा काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, फिर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, और फिर हो जाएगा 1 नंबर डॉक्टर वल्लभ राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद। ठीक है, ये हमारे सही हो जाएंगे। अब आ जाते हैं किसमें, 13 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों को एक दूसरे के तत्वों के द्वारा समर्पण करना है, मतलब रूप में लिखित द्वारा उसके कारण के रूप को बताना है। भौगोलिक परिवेश की का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहता है। कारण है भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ठीक है, उपयुक्त कथन के आधार पर नीचे के दिए गए तत्वों को चयन कीजिए। बताइए इसमें कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? इसमें दोनों सही होगा, ये दोनों कथन जो है हमारे सही है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब बताते हैं नीचे दिए गए कथन को बताइए। बघेली बोली के अन्य 2 नाम लारिया और खलताही है, खलताही भी है, ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब ये ऊपर जो दिया गया है तो ये बघेली बोली के नाम नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ये कथन सही है। एक गलत और 2 सही है, इसमें एक गलत और 2 सही होगा। ठीक है, असत्य है और दूसरा नंबर क्या है, इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 नंबर। अब चलिए देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, तो पहले हो जाएगा हमारा क्या होगा इसमें देवनागरी लिपि का, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ आप लोग देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या हो जाएगा? पहले ब्राह्मी लिपि होगी ना, कौन सी लिपि होगी? पहले ब्राह्मी लिपि होगी, फिर गुप्त लिपि होगी, कूट लिपि, फिर देवनागरी लिपि, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजक की संख्या कितनी होती है? 3 4 5 6, तो इसमें होती है, इस किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे? 5 नंबर, मतलब सी में जाओगे क्योंकि 5 होते हैं। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्य भाषा समिति का गठन कब किया गया था? बताओ आप लोग कब किया गया था? 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ। इसमें हो जाएगा हमारा डी नंबर, डी नंबर 1997, 1947, सॉरी क्या है, 57 है, 1957। फिर आ जाते हैं 19 नंबर में क्वेश्चन में, देवनागरी लिपि के संदर्भ में, एक सेकंड इसको आप छोड़ दो, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। ये तो गलत हो गया, जबकि हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है, सही है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, ये भी सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि आरक्षित नहीं है, ये 2 3 और 4 सही है, तो इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अब बातें अवधि और ब्रज में निम्नलिखित मस्त मिलता है। अवधि और ब्रज में कितना? अवधि का संपूर्ण पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में यह और स्वर का उच्चारण आई आओ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर आए आओ के रूप में उच्चारित होते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है, जबकि ब्रज है उकारांत है। ठीक है, अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा और परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग इसका बताओ क्या होगा। अरे ये तो ऐसे स्क्रीनशॉट हो गए हैं कि इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, हाँ बताओ आप इसमें क्या होगा। तो इसमें हमारा सही होगा डी नंबर, केवल 1 2 और 5 ही सही है। ठीक, 1 2 और 5, ठीक, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलिए देखिए तालब्य, 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तालब्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तालब्य, मूर्धन्य, कंठ और वत्सल कौन कौन से है? बच्चरी, इन सब का आपको बताना है कि कौन कहाँ से निकलता है। तालब्य से कौन सी ध्वनि है और कौन सा व्यंजन जो है वो तालब्य है, मूर्धन्य कौन सा है, कंठ कौन सा है, मिलान करिए। जल्दी करिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। डी नंबर क्वेश्चन जो हमारा वो ऑप्शन होगा सही होगा। तो तालब्य हो जाएगा चा छा जा झा, ठीक, तालब्य हो जाएगा। फिर मूर्धन्य हो जाएगा टा ठा डा ढा अड़ा। फिर कंठ हो जाएगा क ख ग घ, और फोर्थ में हो जाएगा ये वत्सल में सा हा और ना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। जिसके भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है उसे राष्ट्रभाषा होती है। वही जो है हमारी राष्ट्रभाषा होती है। कथन तो है किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह राष्ट्रभाषा के पद को प्रतिष्ठित होती है, मतलब राजभाषा के पद पर जो है वो प्रतिष्ठित होती है। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से विकल्पों में सही चयन कीजिए। कथन ए और कथन दो दोनों सही है। ये 2022 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन ये सही है। आते हैं 23 नंबर में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। गिरधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा सही है बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा कथन ये सही है, कथन 2 है जो वो सही नहीं है। फिर है देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं।
जैसा बोला जाता है वैसे ही देवनागरी लिखा भी जाता है। एक चिन्ह अनेक ध्वनियाँ, ये तो गलत हो गया, अनेक ध्वनियों को प्रदर्शित नहीं करती है। संविधान में देवनागरी लिपि में निम्नलिखित हिंदी को राजभाषा माना गया। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा भी लिखी जाती है। ध्वनि और संकेतों में निश्चितता है। बताओ आप लोग इसमें से क्या होगा? तो इसमें से हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए 3 और 5, 1, 3 और 5 जो है हमारे वो सही है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है देवनागरी की। विशेषता है निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द है विशेषण, संज्ञा, क्रिया और क्रिया विशेषण कौन सा है? अभिकारी शब्द इसमें से कौन सा है? बताओ आप लोग, उत्तर दो। क्रिया विशेषण जो है वो हमारा अभिकारी शब्द है। ये हो गया कौन सा? 25 नंबर क्वेश्चन। 26 में आते हैं। तो स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है तो वाक्य में भेद के संबंध में निर्धारित होता है। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। नीचे दिए गए विकल्पों को चयन करके आप लोग बताओ। इसमें हो जाएगा सी नंबर बी 2। इसका संबंध मौखिक भाषा से होता है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को समझने में सहायक होता है। किसका? तो स्वनिम का। ठीक है, ये हो गया हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? तो 26 क्वेश्चन हो गए ना। 27 को छोड़ दो आप क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा है। 28 को मालवी केंद्र है। मालवी का केंद्र क्या है? इंदौर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर। बताओ ऑप्शन नंबर 28। तो मालवी का केंद्र जो है तो वो इंदौर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। 29 नंबर तो महाप्राण, घोष ध्वनि और पार्श्विक ध्वनि व्यंजक और लोहित व्यंजक, लोडित है, लोडित व्यंजन। ठीक, कौन कौन से हैं? इसमें जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो महाप्राण होगा तो खा होगा। महाप्राण ध्वनि क्या है? खा है। और घोष ध्वनि क्या है? घोष ध्वनि जो होगी वो हो जाएगी जा। और पार्श्विक व्यंजक जो है वो हो जाएगा ला। और लोडित व्यंजक हो जाएगा रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। अब आते हैं 30 नंबर में। तो 30 नंबर में निम्नलिखित में से अर्थ समृद्ध स्वर है कौन सा है? आ, ए, ओ, ए, औ, उ, ए। तो इसमें हो जाएगा ए और ओ। सी नंबर राइट आंसर। उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है कि सही है? क्या है? गलत है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडेतर और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। बताओ क्या होगा इसका? तो इसमें हो जाएगा स्वनिम के 2 भेद होते हैं। ये हो जाता है सही, राइट आंसर है हमारा। फिर स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये भी है। और उत्पत्ति का विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो 2, 3 और 5 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भाषा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैधता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। नीचे दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। 1, 3 और 5 सही है। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है विलियम जोन्स का है। अरे नहीं, सॉरी, विलियम जोन्स का नहीं है, ये आइजक पिटमैन का है। सी नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 34 नंबर किशोरी दत्त वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठाकुर रामचरण सिंह और विश्वेश्वर दत्त शर्मा। तो इसमें हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी का हो जाएगा भाषा तत्व प्रकाश, अंबिका दत्त प्रकाश का हो जाएगा हिंदी कौमुदी, और ठाकुर रामचरण सिंह का हो जाएगा भाषा प्रभाकर, और विश्वेश्वर दत्त शर्मा का हो जाएगा भाषा तत्व प्रकाश। हाँ, शब्दानुशासन किसका होगा? ये तो मैं गलत बता गई लगता है। किशोरी दास वाजपेयी, अच्छा थर्ड नंबर, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। किशोरी दास वाजपेयी का हो जाएगा हिंदी शब्दानुशासन, अंबिका दत्त व्यास का हो जाएगा हिंदी कॉमेडी, और ठाकुर रामचरण सिंह का हो जाएगा भाषा प्रभाकर, विश्वेश्वर दत्त शर्मा का हो जाएगा भाषा तत्व प्रकाश। सी नंबर ऑप्शन सही। हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी और सूरज भान सिंह। जवाब दो तो आप लोग। 35 का हो जाएगा केवल बी नंबर ऑप्शन, देवेंद्र नाथ शर्मा। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हो जाएगा टा, ढा और ठा। ये पहले भी पढ़ के आए हैं, मतलब पिछले भी क्वेश्चन एक था ना, नीचे दिए गए। तो ये हो जाएगा टा, ठा, मतलब ये केवल बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या है 37 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश में किस बोली का संबंध है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किससे है? अवधि से।
अवधी, अर्धमागधी, भोजपुरी, अर्धमागधी, सॉरी बघेली, अर्धमागधी पुराण से उत्पन्न हुई है ये भाषाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो पंडित रामशंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये है 38 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। जब आप लोग बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। इसी तरह से हमारी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, जिसमें हम यूनिट बाय यूनिट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि हमको क्या कैसे और कहाँ से पढ़ना है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।